ओके, हमने कल डिस्कस किया था कि भाई कंसोलिडेशन कब की जाती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को 50% या उससे ज़्यादा एक्वायर कर लेती है, राइट। और जो कंपनी एक्वायर करती है उसको पेरेंट कहते हैं, जिसको एक्वायर किया जाता है वो सब्सिडरी होती है। हमेशा रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा होता है। कंसोलिडेशन अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इन दोनों को मिलकर ग्रुप कहा जाता है, और एक ग्रुप को हम सिंगल एंटिटी ट्रीट करते होते हैं। इसकी रीजंस देखी, फिर हमने सिंपल देखा कि अगर एक कंपनी 100% दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को स्पेशली कंसोलिडेट करती है। जो एक जैसी चीजें होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, लाइक एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह वगैरह। और इसके अलावा दो वर्किंग्स मैंने आपको बताई थी, एक गुडविल की वर्किंग सिखाई थी और एक रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग सिखाई थी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग सिखाई थी, राइट। और मैंने कहा था जब भी आपके सामने सवाल आए तो आपने सबसे पहले ये दो पैकेट्स बना लेने, एक्विजिशन के ऊपर नेट एसेट्स कितने थे सब्सिडरी के, और रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स थे, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसके थ्रू ही अपनी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी है, और यही वाली वर्किंग हमारे फिर यहाँ पर भी काम आनी है। तो दोनों वर्किंग्स के अंदर हमारे ये काम आ रही होंगी, ठीक है। फिर हमने कहा था गुडविल क्या होती है, कि हमने एक कंपनी को बाय किया 8 लाख में और उसके नेट एसेट्स थे 4 लाख के, तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल पे किया। उसकी एक एग्जांपल भी देखी थी, और एक एग्जांपल आपको करने को भी ये मेरी मैंने दी थी। सिंपल था, इन दोनों ने ऐड हो जाना था, ये कट हो जाने थे इसके साथ, ठीक है। इन दोनों ने भी ऐड हो जाना था, और शेयर कैपिटल सिर्फ 2 लाख इसका आना था। रिटेन्ड अर्निंग्स पोस्ट इसकी वर्किंग बननी थी। वर्किंग कैसे होनी थी कि हमने पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग उठानी थी। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी? 1 लाख की। और सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग उठानी थी। वो कितनी थी भाई? शुरू की रिटेन्ड अर्निंग हमें नहीं दी तो 0, और एंड की रिटेन्ड अर्निंग कितनी दी है? 50,000 दी है। ये रिपोर्टिंग डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई ना सब्सिडरी की। ये एस कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई हैं रिपोर्टिंग डेट की। क्या एक्विजिशन की रिटेन्ड अर्निंग्स कहीं दी हुई है? नहीं दी, सर तो इसका आपका मतलब तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो हमने। क्या हुआ? सर मैं कह रहा था, आपको आवाज आ रही? आ रही, आ रही। हाँ मैं कह रहा था सर, ये जो आपने क्वेश्चन बनाया था ये थोड़ा सा रफ सा था ना, मतलब जिस तरह आपने ये पूरी स्टेटमेंट वगैरह बना के करते हैं उस तरह तो नहीं था ये तो बस कॉन्सेप्ट के लिए था ना थोड़ा सा। नहीं, पूरी स्टेटमेंट बना देता हूँ अभी, बन जाएगी इसकी। नहीं बन सकती? सर उस तरह अगर कर लेंगे ना तो सर जरा क्लियर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ये हो गई थी मुझे कि हाँ। पोस्ट ही प्री मिल ही नहीं रही थी। हाँ तो देखते हैं ना अभी, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे? गुडविल भी इसमें नहीं निकल रही थी ना। हाँ तो अभी रुको ना, बताता हूँ। प्रॉपर्टी दोनों की प्लस प्लस कर दूं, कितनी आ गई प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास, दोनों की प्लस करके 5 लाख आ गई, ठीक है। उसके बाद गुडविल अभी निकालता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट ने तो वैसे ही कट हो जाना है इसके साथ, ये इधर से कट हो जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट कट हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करंट एसेट दोनों के ऐड कर दूंगा। करंट एसेट्स 50,000 इसके और 1 लाख इसके, 1,50,000 के करंट एसेट्स भी आ गए, ठीक है। गुडविल रहेगी ना। गुडविल की वर्किंग करते होते हैं, इसकी वर्किंग बनाता हूँ। गुडविल की वर्किंग के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है ये उसने दी हुई है सवाल में। इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी 50,000। और इसमें से लेस करता होता हूँ मैं क्या? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, ठीक है। अब एक्विजिशन का पैकेट बना लेते हैं। एक्विजिशन डेट के ऊपर शेयर कैपिटल कितना था? क्या सवाल में बताया है? नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो जितना रिपोर्टिंग डेट पे उतना ही होगा ना, 50,000, क्योंकि मैंने कहा था ये चेंज नहीं होता। तो एक्विजिशन डेट के ऊपर शेयर कैपिटल 50,000 था। एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग कोई थी नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे कोई है नहीं, ओ सॉरी, शेयर प्रीमियम कोई भी नहीं था। एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स कोई दी हुई है सवाल में? नहीं दी हुई ना। तो रिटेन्ड अर्निंग के बारे में तो ना मैंने कहा था कि ये सेम ही होती है। वो तो मैंने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम के बारे में कहा था सेम होंगी। मैंने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में तो नहीं कहा था, रिटेन्ड अर्निंग तो डिफरेंट होती है। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं दी एक्विजिशन डेट की तो रिटेन्ड अर्निंग 0 होंगी। एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी हुई, तो एक्विजिशन डेट पे इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग थी ही नहीं, 0 थी। तो टोटल नेट एसेट्स कितने के थे? 50,000 के। 50,000 के नेट एसेट्स थे, 50,000 में मैंने कंपनी को एक्वायर किया, तो मेरी गुडविल 0 आ गई। तो कोई मसला नहीं, मुझे कोई इशू नहीं अगर 0 आ जाती है, मैं जाकर 0 लिख दूंगा, ठीक है।
जीरो लिखूंगा, यहाँ पे मेरे एसेट्स आ जाएंगे 6,50,000 के। इसी तरह मैं जाऊंगा इस सेक्शन में, जाके मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल कितना है, सिर्फ पेरेंट का लेना है। सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल गया 2 लाख का। रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने ग्रुप की लेनी है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स का फॉर्मूला होता है पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी, 2 लाख की, और सॉरी कितनी है, 1 लाख की। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 1 लाख की, 100,000। और सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, 0। और रिपोर्टिंग डेट पे कितनी है, 50,000। तो पोस्ट एक्विजिशन कितनी होगी, 50,000। सारी की सारी यहाँ आ गई, क्योंकि मैंने 100% एक्वायर किया हुआ है। तो 1,50,000 मेरे पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, 150,000। उसके बाद मैं लाइबिलिटीज ऐड कर लूंगा, 2 लाख इसकी हैं, 1 लाख इसकी हैं, टोटल मिला के लाइबिलिटीज मेरे पास आ गई 3 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, और 1.5 लाख, 6.5 लाख। दोनों साइड मेरी इक्वल भी हो गई। और गुडविल भी निकल आई कितनी, 0। और ग्रुप रिटेंशन कितनी निकल आई, 1.5 लाख। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था जो हमने किया था। तो नई रिटेंडिंग दी थी तो हमने 0 ज्यूम कर ली थी, सिंपल है। और वही पैकेट दो बना के और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आज आगे थोड़ा सा हमने ना इसकी तरफ चलना है, इस बात की तरफ कि यार ऐसा तो नहीं होता कि हर दफा कंपनी ने 100% एक्वायर कर लिया और दूसरी कंपनी को पेरेंट ने 100% एक्वायर कर लिया जी। ऐसे तो नहीं होता हर दफा। तो इसमें कुछ ना कुछ इस तरह भी तो हो सकता है, 60% किया हो, 70% किया हो, 90% किया हो, 55% किया हो, 52% किया हो, राइट। तो ये सारी सब्सिडरी कहलाती है ना, फिर भी 50% प्लस हो तो सब्सिडरी कहलाती है। तो मिसाल के तौर पे पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 80% एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो बाकी का जो 20% है वो क्या है फिर, बाकी का 20% क्या है, बाकी का 20% शेयर किसके पास है, लोगों के पास होंगे, शेयर होल्डर्स के पास होंगे। 80% शेयर तो हमने एक्वायर कर लिए, तो बाकी के 20%, उस बाकी के 20% को कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। ये वो पार्टी है जिसके पास कंट्रोल नहीं है, और हम वो पार्टी हैं पी कंपनी जिसके पास कंट्रोल है। हमने 80% एक्वायर किया हुआ, हमारे पास कंट्रोल है। और जो बकाया 20% शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग पार्टी। तो हम आज क्या करेंगे, हम एक थर्ड वर्किंग वर्किंग नंबर 3 सीखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, कि ये कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये कैसे निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी को एक्वायर किया था, और मैंने उसकी वर्किंग 1 बनाई गुडविल की। कैसे निकाली, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और लेस कर दिए मैंने इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। तो मेरे पास क्या आता था, गुडविल। पिछले केस के अंदर मैंने एक्वायर किया था 100%, और मैंने 100% एसेट यहां से लेस कर दिए, तो मेरे पास पीछे गुडविल आ गई। अब मैंने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे की है वो मैंने 80% की पे की है। मैंने इस दफा कंपनी को एक्वायर किया है 80%, और नेट एसेट्स में लेस कर रहा हूँ सारे के सारे 100%। मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है 80%, और मैं नेट एसेट्स सब्सिडरी के सारे उठा लाया हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, 100% एसेट लेस कर दिए। तो ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 100% एक्वायर ही नहीं किए, मैंने तो 80% एक्वायर किया है। तो मुझे उस गुडविल की वर्किंग के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग करनी है आज। इस गुडविल की वर्किंग के अंदर छोटी सी चेंजिंग करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी है। और वो क्या ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर एनसीआई का 20% शेयर भी ऐड करना है, ताकि ये भी 100% बने, और इस 100% में से ये 100% लेस हो तो मेरे पास गुडविल की फिगर आए। ठीक है। और उसका नाम होता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट,
एट एक्विजिशन, ये सवाल में दी होती है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन सवाल में दी होती है। ये मैं ऐड करूंगा कि भाई 80% मैंने एक्वायर जो किया है वो इतने का किया, बाकी का 20% जो लोगों के पास है उसकी फेयर वैल्यू ये है, टोटल 100% इसकी वैल्यू ये है, और उसमें से नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल दूंगा, तो पीछे जो वैल्यू बची है वो गुडविल की बची। समझ रहे हैं बात को? पीछे जो वैल्यू बची किसकी बनी? गुडविल की बची। अच्छा, अब आप ये देखो, अगर मेरी गुडविल की वर्किंग चेंज हो गई आज, क्यों? क्योंकि मैंने 100% एक्वायर नहीं किया हुआ था, अब मेरे साथ एक और हिस्सेदार भी है, और मैंने उसका शेयर भी यहाँ पे ऐड किया है। तो इसी तरह जो मैंने कल एक वर्किंग की थी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स की, वो भी चेंज हो जाएगी भाई, वो भी चेंज हो जाएगी। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकाली थी मैंने? मैंने कहा था, मैंने कहा था कि भाई पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्लस सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसी था ना? ऐसी था ना? तो ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि पेरेंट की जो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो तो पेरेंट ही की हैं सारी, लेकिन अब चूंकि मैंने इस सब्सिडरी भाई को 80% एक्वायर किया है, तो इसके जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं उन पे भी 80% पे मेरा हक है। बाकी 20% पे हक किसका है? एनसीआई का। बाकी 20% किनके हैं? बाकी 20% इनके प्रॉफिट्स हैं भाई, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने भी पैसा लगाया, इन्होंने भी शेयर खरीदे। तो 80% प्रॉफिट तो मेरे हो गए, लेकिन 20% किनके होंगे? नॉन कंट्रोलिंग पार्टी के होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस सूरत हाल के अंदर जब अपनी रिटेन अर्निंग्स निकालूंगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स सारी की सारी प्लस सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, जितना मैंने एक्वायर किया है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80%, 70%, 60%। कि भाई इसके रिटेन अर्निंग्स जो पोस्ट रिटेन अर्निंग्स थी, फॉर एग्जांपल 50,000 की थी, ये सारे मेरे नहीं है, इसमें से 80% मेरा है, यानी 40,000 मेरा है। ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से मल्टीप्लाई करके पोस्ट रिटेन अर्निंग्स को इस हिसाब से लेके जाऊंगा। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? ये आएंगी जी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब तीसरी वर्किंग जो मैंने आपको कहा जो आज हमने सीखनी है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की है। एनसीआई की तीसरी वर्किंग है कि ये जो बाकी लोग हैं, ये भी तो शेयर होल्डर्स है ना, इन्होंने भी तो शेयर खरीदे हुए हैं ना, इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इनके प्रॉफिट्स कैसे निकालूंगा? तो भाई मुझे ईयर एंड के ऊपर एक और वर्किंग बनानी होती है, वो होती है एनसीआई की। ठीक है, और वो मैंने जाके बैलेंस शीट के अंदर वो भी शो करवानी होती है। अच्छा, ये कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। ये मैंने आपको बताया सवाल में दी होगी, अगर ना दी हुई तो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। इस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी थी एक्विजिशन पे, जो हमने यहाँ पे भी यूज की है, ये वाली, कि बाकी 20% शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है एट एक्विजिशन, प्लस प्लस, एक मिनट इसको मैं थोड़ा दूर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, प्लस सब्सिडरी की पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ एनसीआई। एनसीआई की परसेंटेज कितनी है? 20%। तो भाई अगर सब्सिडरी ने पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स कमाई है 50,000 की, उसमें से 80% पेरेंट का था, 20% किसका है? एनसीआई का। तो वो यहाँ जाकर मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एनसीआई आ जाएगा रिपोर्टिंग डेट पे। ये जाके मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिख दूंगा, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिख दूंगा, इक्विटी साइड पे लिख दूंगा। ठीक है। ओके, तीसरी वर्किंग समझ आ गई, और इन दो वर्किंग में जो चेंजिंग मैंने की समझ आ गई। यस सर, आगे। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है कि भाई अगर मेरे साथ एक और हिस्सेदार आ गया, तो भाई ये सारे के सारे प्रॉफिट मेरे नहीं है, इसमें से सिर्फ उतने मेरे जितना मैंने एक्वायर किया है। और बाकी जो दूसरा हिस्सेदार था उसकी फेयर वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी, और साल के एंड पे उसको प्रॉफिट दे के बकाया अब पिछले साल के एंड पे उसको कितना बन गया है, तो वो हमने वहां पर लिख देनी, एनसीआई लिख देनी। तो ये तीसरी वर्किंग भी आज हमने कर ली, एनसीआई की सर ये वर्किंग। जो एनसीआईज होते हैं, हम्म। ये जो एनसीआईज होते हैं सर,
हम्म। तो अब इनका भी एक किस्म से हिस्सा ही है उसमें, हमारे बिजनेस में 20% हाँ है, 30% है। तो हाँ। हम इनको एक्वायर नहीं करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट रहते हैं क्या हुआ? कि इतना परसेंट इनका है, ये इतने एनसीआई। मैं कह रहा हूँ कि अब एनसीआई और हम अलग अलग पार्टीज है ना। हाँ तो ये एनसीआई की फिर मतलब हम, आप जैसे कह रहे हैं कि ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो स्टेटमेंट्स में हम अपनी में दिखाएंगे कि ये हाँ। एनसीआई का इतना इतना परसेंट हिस्सा है, या वो अपनी कंसोलिड अलग से दिखाएंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आएंगी ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन जो आएगी, इस जी कंसोलिडेटेड के अंदर ये जो ग्रुप रिटेन्ड जी जी अर्निंग्स आएंगी ना, इसमें ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट प्लस सब्सिडरी। ठीक है? तो इसमें जो हिस्सा पेरेंट का है ना जी। वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बकाया एनसीआई का है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल मिला के 20 और 80, 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन निशानदेही हो जाएगा कि भाई ये हमारा नहीं है, ये हमारे हैं। ये वर्किंग हम खुद करें। जब तक ये पूरा नहीं बिल्कुल। करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट बराबर नहीं ना होगी। तो ये वर्किंग हम खुद करके ले जाएंगे वहां पे। ठीक है? तो एनसीआई की समझ आ गई आपको कि भाई जब हमारे साथ कोई और रिश्तेदार भी आ जाता है तो उसकी भी वर्किंग करनी पड़ती है, और उसकी वजह से फिर हमारी गुडविल की वर्किंग भी चेंज होती है, उसमें ये वाला पॉइंट ऐड हो जाता है। और हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग भी चेंज होती है, उसमें ये परसेंटेज अप्लाई हो जाती है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी, इफ पी कंपनी होल्ड्स लेस देन 100% शेयर ऑफ एस कंपनी, if we have 80%, then other party has 20%. Now we are called controlling party and the other party is called non-controlling party. Now goodwill calculation will be changed बिकॉज ऑफ टू ओनर्स। क्योंकि अब दो ओनर्स हो गए हैं, गुडविल की कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एनसीआई इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं हम। और दिस फेयर वैल्यू इज गिवन रेडीमेड इन द क्वेश्चन। नाउ यू जस्ट हैव टू एडजस्ट द सब्सिडरी कंपनी पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन इट। इसका एनसीआई का जितना शेयर बनता है उसमें एडजस्ट करो और जाके एनसीआई की वैल्यू लिख दो। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर एनसीआई की वैल्यू नहीं भी दी तो कैसे निकलती होती है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो दी होती है F3 लेवल पे, लेकिन चलो नहीं भी दी, कैसे निकलेगी? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी थी ए कंपनी, और एक कंपनी थी बी कंपनी। बी कंपनी के पास टोटल 5,000 शेयर हैं इसके। ए कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर किया है 80%। तो इसके कितने शेयर एक्वायर कर लिए? 4,000 शेयर ना। तो इसका मतलब ए कंपनी के पास 5,000 में से 4,000 शेयर एक्वायर कर लिए। और बाकी के 1,000 कहाँ हैं? बाकी के 1,000 कहाँ हैं? वो एनसीआई के पास है। अगर मुझे इस एनसीआई की वैल्यू निकालनी है तो मैं देखूंगा इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,000। और जिस दिन ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया है उस दिन बी कंपनी के एक शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या है? मिसाल के तौर पे $5। तो 1,000 शेयर्स कितने के हुए? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5,000 के। ये है जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। मैं देखूंगा एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एनसीआई नंबर ऑफ शेयर कितने, मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। वैसे तो दी होती है। अगर आपको सिंपल एमसीक्यूज पूछ ले 2 नंबर का कि मुझे बताओ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है, तो ऐसे निकालते हैं भाई। आपने देखना है कि यार ए कंपनी ने बी कंपनी के 5,000 शेयर में से 80% एक्वायर कर लिए, यानी 4,000 तो इसने एक्वायर कर लिए। तो बाकी एनसीआई के पास कितने हैं? नॉन कंट्रोलिंग पार्टी के पास कितने हैं भाई? उनके पास 1,000 शेयर हैं। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में जब एक्विजिशन हुई है भाई? $5। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है? ये एमसीक्यूज के लिए आपको मैंने लिखवा दिया।
ठीक है, चलें आगे। ऐसे छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स और बताने लगा हूँ। सर ये F7 की चीज है, F3 में तो नहीं पूछता। यार अगर पूछ लिया फिर पूछ लेता होता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है छोटी सी, वो भी पूछ लेता होता है, एमसीक्यूज में पूछता है, इस तरह इसमें नहीं पूछता। ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है दूसरी एंटिटी के अंदर, ये आपके F3 लेवल पे दो तरीके से पूछ लेता होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जब आपको देगा ना एमटीक्यू, तब तो सीधा सीधा बता देगा कि ए कंपनी ने बी कंपनी को 4 लाख दिया और 80% एक्वायर कर लिया, तो कैश पे कर दिया। तो एक सूरत तो इसमें होती है कि कैश पे कर दिया, वो तो सिंपल होता है। और दूसरी सूरत जो एफएफए लेवल पे पूछ लेता होता है एमसीक्यूज के अंदर, वो होता है कि अगर ए कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, अपने शेयर्स दे रही है बी कंपनी को, ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, थोड़े से पैसे दे रही है और बाकी कह रहे हैं बाकी मेरे शेयर ले लो। ठीक है। तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी, वो सवाल में आपको सिनेरियो बना के दे एमसीक्यूज के अंदर कि जी ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया 80%, और 2 लाख रुपया हाथ से दिया, और साथ उसको कहा कि मैं तुम्हें हर 5 के बदले 2 शेयर दूं अपने। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कह रही है कि मैं तुम्हें अपने हर 5 के बदले 2 शेयर दूंगी। इसकी मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ लेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल देखें। पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ सब्सिडरीज, 50,000 शेयर्स। सब्सिडरी के शेयर्स कितने थे? 50,000। पेरेंट ने कितने एक्वायर किए? 60%। तो कितने एक्वायर कर लिए? 50,000 का 60%, कितने एक्वायर कर लिए? 30,000 शेयर्स। ठीक है। एंड इशूड 2 ऑफ इट्स ओन शेयर्स। और क्या किया जब उसको एक्वायर किया? तो इशू किए 2 ऑफ इट्स ओन शेयर्स। अपने पेरेंट कंपनी ने अपने 2 शेयर इशू किए फॉर एवरी 5 शेयर्स इट एक्वायर्ड। फॉर एवरी 5 शेयर्स इट एक्वायर्ड। जो एक्वायर किए हैं 30,000, इनमें हर 5 के बदले 2, हर 5 के बदले 2, हर 5 के बदले 2 अपने शेयर्स दिए। पेरेंट कंपनी ने 60% एक्वायर किया है सब्सिडरी के शेयर्स, 50,000 का 60% एक्वायर कर लिया, 30,000 शेयर पेरेंट ने एक्वायर कर लिए, और इशू किए 2-2 शेयर अपने, फॉर एवरी 5 शेयर इट एक्वायर्ड। ठीक है। और इस वक्त पेरेंट कंपनी के शेयर की जो मार्केट में वैल्यू थी वो 8.6 थी, और पार वैल्यू $1 थी। आपसे सवाल में पूछता है मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 2 नंबर का सवाल दे दिया, कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा भाई 50,000 शेयर थे, 60% हमने एक्वायर किए, टोटल 30,000 बने, हर 5 के बदले 2 शेयर, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बिल्कुल इस तरह जैसे बोनस इशू राइट इशू में करते होते थे। हर 5 के बदले 2 शेयर, हर 5 के बदले 2 शेयर, 30,000, क्योंकि उसने कहा है 5 शेयर इट एक्वायर्ड, जो एक्वायर किए हैं वो 30,000 है, और उनमें हर 5 के बदले 2 शेयर देंगे, देगा पेरेंट सब्सिडरी को। तो अगर 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो इसका मतलब 12,000 शेयर पेरेंट सब्सिडरी को दे रहा है। और पेरेंट के एक शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में? 8.6। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8.6, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1,32,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1,32,000। ठीक है। अब इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा पार वैल्यू, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1, पार वैल्यू पे शेयर कैपिटल में चल जाएगा, और बाकी की सारी अमाउंट कहाँ जाएगी? शेयर प्रीमियम में चली जाएगी। बाकी सारी अमाउंट कहाँ जाएगी जी? शेयर प्रीमियम में चली जाएगी। तो आपसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछता है तो ये बता देना, वो अगर कहता है शेयर कैपिटल में कितना जाएगा तो ये बता देना, शेयर प्रीमियम का हिस्सा पूछेगा तो माइनस करके वो बता देना। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, मैंने इस तरह के एमसीक्यूज देखे हैं, राइट? तो इसलिए इसको समझ लो गौर से। इसी के सर साथ ये समझ नहीं आती कि मल्टीप्लाई किससे करना है और डिवाइड किससे करते हैं, किट पे ना उसने बहुत कंफ्यूज करके बताया हुआ है। हम्म इस लाइन को ना आगे पीछे करके बताया हुआ है।
जो पहले लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो बाद में बताया उससे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आसान कर सर दूं? वो इतना ही कर रहा था, लेकिन फिर गलत आता है आंसर। देखो, तीन टू चार सवाल है इसका। 2 4 5, तो 4 से पहले जो लिखा होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, और 4 के बाद लिखा हुआ जो, उससे डिवाइड कर देना। 2 4 5, 5 के ठीक बदले 2, ठीक है। तो 4 से पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, 4 के बाद वाले से डिवाइड करना है। ओके, सर ये दूसरा पॉइंट। स्टेटमेंट बनाने में होती है जो अभी आपने समझाई है, हाँ, वो जो ऊपर जो हमने वर्किंग, उसमें तो ये चीज ऐड नहीं है ना, ये जो अलग से ये ऑप्शन जो है। वर्किंग्स करनी होती है ये हमारे पास नॉर्मली एमसीक्यूज में आता है ना, तो वहां पर इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं देता। अगर अलग से आपसे 2 नंबर के एमसीक्यूज पूछ ले और सिर्फ पूछे बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो फिर जाहिर है वो सिंपल सिंपल थोड़ी देगा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, 5 लाख रुपए दिए, बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ऐसे थोड़ी पूछेगा। वो तो खुद ही उसने बता दिए। तो फिर वो शेयर वाली कहानी दे देता होता है। अगर पूरी गुडविल निकलवा रहा है फिर उसको पता है यार इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खुद ही दे देते हैं, और ये एनसीआई को ऐड करे, नेट एसेट्स को लेस करे, गुडविल निकल आए। ठीक हो ठीक है, गया। ठीक है। चले अब एक सवाल सर, करते हैं। इससे हो रहे हैं, आपने टीका बताया, इससे हो रहे हैं, किट वाले सही हो रहे हैं। और चलो शुक्र है। अब एक सवाल करते हैं जी, एनसीआई को लेके एक सवाल करते हैं। कहता है जी, पी कंपनी ने एक्वायर किए हैं 80% शेयर ऑफ एस कंपनी, यकम जनवरी 2006 को। पी कंपनी ने एस कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए हैं, यकम जनवरी 2006 को। कितने के? 6,50,000 के। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हेन व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी, रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन कितनी थी? 1,50,000। 80% शेयर एक्वायर किए हैं यकम जनवरी को 6,50 के, और उस वक्त रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी सब्सिडरी की? 1,50,000 की। अब ये दोनों कंपनीज की, पी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दी हुई है और एस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दी हुई है। ये एस कंपनी के जो शेयर खरीदे हैं ये इलिमिनेट हो जाएंगे इसके साथ, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने शेयर खरीदे? 80%, तो 20% किसके पास है? एनसीआई। उसकी वैल्यू क्या है? 1,00,000। और रिक्वायर्ड क्या है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले मैं पैकेट्स बनाता हूँ दो। एक्विजिशन पे रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी के कितने नेट एसेट्स थे, और रिपोर्टिंग डेट पे कितने। भाई सब्सिडरी के नेट एसेट्स, शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का? ये सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग शेयर कैपिटल। जो जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग होता है, कोई फर्क नहीं होता इनमें। 2,00,000 दिया हुआ। तो शेयर कैपिटल आ गया जी 200,000 एक्विजिशन पे। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम कोई नहीं दिया। रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन की कौन सी है? ये वाली? नहीं, ये वाली जो ऊपर दी है। कितने की दी है? 150,000। तो टोटल कर लिया तो आंसर क्या आया? 3,50,000 एक्विजिशन का पैकेट बन गया। अच्छा जी, रिपोर्टिंग डेट पे शेयर कैपिटल सेम रहेगा, 2,00,000 ही रहेगा, शेयर प्रीमियम कोई नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स चेंज हो जाएंगी, वो कहाँ से उठाऊंगा? रिपोर्टिंग डेट पे। ये रिपोर्टिंग डेट होती है। इस पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है सब्सिडरी की? ये दी हुई है 5,00,000 की। तो 500,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स। तो टोटल कितना पैकेट हो गया जी? 7,00,000। ठीक है। ये नेट एसेट्स एट एक्विजिशन है और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट है। पोस्ट एक्विजिशन निकालो भाई। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी कितनी? 7 में से 3.5 निकाला, कितना बना? 3.5 लाख। ये 7 है, ये 3.5 था। हमें पता है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम तो चेंज होता ही नहीं, रिटेन अर्निंग चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। या ये 5 था और ये 1.5 था, ऐसे कर लो, 3.5 लाख बन गया। अब इसमें से 80% पेरेंट का है और 20% एनसीआई का। 3 वर्किंग्स बनानी है, गुडविल और रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई, 3 वर्किंग्स बनानी है। मैं खुद करवाऊं या कर लोगे? खुद ट्राई करोगे? तो ट्राई करते हैं, गुडविल का ज्यादा आंसर कोई चार चीज लाख आ नहीं है। रहा है सर। गुडविल 4,00,000 आ रही है, गुड हो गया। कॉस्ट ऑफ एनसीए एक लाख इन्वेस्टमेंट, सत्तर हजार आ रही है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख है। चलो मैं बस ऑरली बता देता हूँ, ट्राई खुद करना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख है। एनसीआई की फेयर वैल्यू 1,00,000 है, टोटल 7.5 लाख हो गया, ऐड कर दिया। और फेयर वैल्यू लेस कर दी उसमें से एट एक्विजिशन वाली 3.5 लाख। तो 7.5 में से 3.5 निकाला, 4,00,000 की गुडविल। वेरी गुड।
ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 3 लाख की। 3 लाख। और इस 3.5 लाख का 80% चला जाएगा सब्सिडरी का शेयर, दोनों को ऐड कर देंगे 2,80,000। तो 80 और 3 लाख, 5,80,000 की ग्रुप रिटर्न अर्निंग आ जाएगी। और तीसरी चीज एनसीआई, एनसीआई एक्विजिशन कितनी थी फेयर वैल्यू? 1 लाख। इसमें मैं 20% इन प्रॉफिट्स का शेयर भी ऐड कर दूंगा पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स का, 70,000। 70,000, तो 1,70,000 एनसीआई आ जाएगा, राइट। तो आपने इसकी एसओएफपी बनानी है कल तक और मुझे चेक करवानी है, ठीक है। ये 3 वर्किंग्स करनी है, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3। 1 2 3, ठीक है। 23,50,000 आ रही है सर, बैलेंस हो रही है। बस गुड गुड हो गया। तो आज हमने एनसीआई डिस्कस किया, आज हमने ये इनका शेयर लेना देखा कैसे लेते होते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया कि एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर शेयर पेमेंट दे दे तो कैसे निकालते होते हैं। 3 मिनट है, अगर एक छोटी सी चीज़ कहते हो और बता देता हूँ। सर बता दें, बता दें। बता दूं? अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो हम उसके नेट एसेट्स एक्वायर करते हैं, राइट। और हम जिस दिन किसी भी कंपनी को एक्वायर करते हैं हम उस दिन पे उसके तमाम के तमाम एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, इसलिए मैं यहाँ से क्या लेस करता हूँ? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जिस दिन मैंने एस कंपनी को एक्वायर किया ना, मैं उस दिन उसके सारे एसेट्स को कैरिंग वैल्यू से उठा के फेयर वैल्यू पे ले आता हूँ कि इसकी आज मार्केट वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू जो मर्जी लिखी हो, ठीक है। जब मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स यहाँ पे लेके आता हूँ ना, इसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स वगैरह वगैरह लेके आता हूँ, तो बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं जो सब्सिडरी की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैरिंग वैल्यू पे पड़े होते हैं, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू और होती है। तो यहाँ पर ना डिफरेंस आ जाता है कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का। उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए मुझे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन जो मैं पैकेट बनाता हूँ ना, इस पैकेट में एक चीज और ऐड करनी पड़ती है, और उसको कहते हैं, इसका पैकेट कहाँ बना हुआ, नीचे बनाया था। इस पैकेट के अंदर एक और चीज ऐड करनी पड़ती है, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, फिर निकलता है एक्विजिशन का पैकेट। इसकी मिसाल नीचे दी हुई है, मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी, बहुत इजी है और बहुत रेयर पूछता होता है। मिसाल के तौर पे जब व्हेन पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी थी जिसकी वैल्यू थी 20,000, जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी हुई थी, जबकि इसी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू उस दिन थी कितनी? 22,000। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है ना, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और ये जाके मैं एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स में ऐड कर देता होता हूँ। मैं यहाँ पे जाके 2,000 ये भी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है, इसमें कहता है व्हेन पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड सब्सिडरी कंपनी, इट हैड इन्वेंट्री हुज फेयर वैल्यू वाज 3,000 मोर देन कैरिंग वैल्यू। क्या मतलब? ये जो कैरिंग वैल्यू लिखी है उससे फेयर वैल्यू 3,000 ज्यादा है, तो 3,000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल जाएगी, कहाँ जाके ऐड करूंगा? एक्विजिशन के पैकेट के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती होती है, बहुत रेयर पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है। बेसिकली हम जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसके एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, और जो कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको जाके एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। लेस देन सर वन वो मिनट 4 वाली लाइन दोबारा बता दें, ये समझ आ गई, वो 4 वाली लाइन दोबारा बताइएगा। मैंने कहा था 4 से पहले जो आए उससे मल्टीप्लाई करना है, और 4 के बाद जो आए उससे डिवाइड करना ठीक। है। चलो जी, छुट्टी करो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। फिर सर कल क्लास लेनी है आपने? देखेंगे यार, अभी तो आज़ादी हुई है, वो मनाने में थोड़ी, तो कितना पड़ा सर कंसोलिडेशन वाला? अभी आधा रहता है।